साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष नीरव की लिखी हुई कहानी सांप। प्रस्तुत है कहानी। री लखे तरखान के तो भाग खुल गए। कौन? वही सप्पा दा बैरी। हाँ वही, सांपों का दुश्मन लखा सिंह। पर बात क्या हुई? अरे कल तक उस गरीब को कोई पूछता नहीं था, आज सोहनी नौकरी और सोहनी बीवी है उसके पास। बीवी भी ऐसी कि हाथ लगाए मैली हो। जहाँ गांव की 4 स्त्रियां इकट्ठी होती, लखा सिंह तरखान की किस्मत का किस्सा छेड़ बैठती। उधर गांव के बूढ़े जवान मर्द भी कहाँ पीछे थे, उनकी जबान पर भी आजकल लखा ही लखा था। भाई बख्तावर, लखा सिंह की तो लॉटरी खुल गई, दोनों हाथों में लड्डू लिए घूमता है। कौन? बिश्ने तरखान का लड़का, सांपों को देखकर जो पागल हो उठता है। हाँ हाँ वही। रब भी जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कल तक यही लखा रोटी के लिए अन्न और चूल्हा जलाने के लिए रन्न अर्थात बीवी को तरसता था। हाँ भाई, किस्मत के खेल हैं सब। गांव में जिस लखा के चर्चे हो रहे थे वो बिशन सिंह तरखान का इकलौता बेटा था। जब पढ़ने लिखने में उसका मन न लगा और दूसरी जमात के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ गांव के बच्चों के संग इधर उधर आवारागर्दी करना शुरू कर दिया तो बाप ने उसे अपने साथ काम में लगा लिया। 10-12 साल की उम्र में ही वो आरी रंदा चलाने में निपुण हो गया था। बिशन सिंह तरखान एक गरीब आदमी था, ना उसके पास ज़मीन थी न जायदाद। गांव के बाहर पक्की सड़क के किनारे बस एक कच्चा सा मकान था जिसकी छत के गिरने का भय हर बरसात में बना रहता। गांव में खाते पीते और ऊंची जात के 6-7 घर ही थे मुश्किल से, बाकी सभी उस जैसे गरीब, खेतों में मजदूरी करने वाले और जैसे तैसे पेट पालने वाले। बिशन सिंह इन्हीं लोगों का छोटा मोटा काम करता रहता। कभी किसी की चारपाई ठीक कर दी, कभी किसी के दरवाजे खिड़की की चौखट बना दी, किसी की मथानी टूट जाती, ले भाई बिशने ठीक कर दे। किसी की चारपाई का पाया या बाही टूट जाती तो बिशन सिंह को याद किया जाता और वो तुरंत अपनी औजार पेटी उठाकर हाजिर हो जाता। कभी किसी का पीढ़ा और कभी किसी के बच्चे का रेहड़ा। दाल रोटी बमुश्किल चलती। जब लखा सिंह की मसें भीजने लगीं तो बिशन सिंह आसपास के गांवों में भी जाने लगा बढ़ईगिरी का काम करने। सुबह घर से निकलता तो शाम को लौटता। काम के बदले पैसे तो कभी कभार ही कोई देता। गेहूं, आटा, चावल, दालें वगैरह देकर ही लोग उससे काम करवाते। थोड़ा बहुत लखा सिंह भी घर पर रहकर कमा लेता। इस प्रकार उसके परिवार की दाल रोटी चलने लगी थी। दिन ठीक ठाक गुजर रहे थे और लखा सिंह की शादी ब्याह की बातें चलने लगी थीं कि एक दिन, चौमासों के दिन थे, एक दिन शाम को जब बिशन सिंह अपने गांव लौट रहा था, लंबरदार के खेत के पास से गुजरते समय उसे एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी से लखा सिंह को सांपों से नफरत हो गई। बाप के मरने के बाद कई दिनों तक वो लाठी लिए खेतों में पागलों की भांति घूमता रहा था। बामियों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट करता रहा था, सांपों को खोज खोज कर मारता रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों के समझाने बुझाने के बाद उसने ऐसा करना छोड़ा था। लेकिन गांव में जब किसी के घर या पशुओं के बाड़े में सांप घुसाने की खबर उसे मिलती तो वो सांप मारने वालों में सबसे आगे होता। सांप को देखकर उसकी बाजुओं की मछलियां फड़कने लगती थीं। सांप कितना भी भयानक क्यों ना होता, लखा सिंह लाठी लिए बेखौफ होकर उसे ढूंढ निकालता और जब तक उसे मार न लेता उसे चैन न पड़ता। मरे हुए सांप की पूंछ पकड़कर हवा में लटकाए हुए जब वो गांव की गलियों में से गुजरता, बच्चों का एक हुजूम उसके पीछे पीछे होता, शोर मचाता हुआ। घरों की खिड़की, दरवाज़ों, चौबारों, छतों पर देखने वालों की भीड़ जुट जाती। कुछ समय बाद लखा सिंह की माँ भी चल बसी। अब लखा सिंह अकेला था। इसी लखा सिंह को कोई अपनी लड़की ब्याह कर राजी नहीं था। जब तक माँ बाप जिंदा थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि लखे का किसी से लड़ बंध जाए, इसका चूल्हा जलाने वाली भी कोई आ जाए। ऐसी बात नहीं कि रिश्ते नहीं आते थे, रिश्ते आए। लड़की वाले लखा सिंह और उसके घर बार को देख दाग कर चले गए, पर बात आगे ना बढ़ी। माँ बाप के न रहने पर कौन करता उसकी शादी की बात। ना कोई बहन, न भाई, न चाचा, न ताऊ, न कोई मामा मामी। बस एक मौसी थी फगवाड़े वाली जो माँ बाप के जिंदा रहते तो कभी कभार आ भी जाया करती थी, लेकिन उनके परलोक से धारने पर उसने भी कभी लखा सिंह की सुध नहीं ली थी। जब लखा सिंह 35 पार हुआ तो उसने शादी की उम्मीद ही छोड़ दी। गांव की जवान और बूढ़ी स्त्रियां अक्सर आते जाते राह में उससे मखौल किया करती। वे लखिया, तू तो लगता है कुंवारा ही बुढ़ा हो जाएगा, नहीं कोई कुड़ी मिलती तो ले आ जाके यूपी बिहार से,
मोल दे के कोई रोटी तो पका के देऊ तैनू। मगर लखा सिंह के पास इतना रुपया पैसा कहाँ कि मोल देकर बीवी ले आए। ऐसे में उसे गांव का चरना कुम्हार याद हुआ था, जो अपनी बीवी के मरने पर बिहार से ले आया था दूसरी बीवी रुपया देकर। दूसरी बीवी 2 महीने भी नहीं टिकी थी उसके पास, और एक दिन सारा सामान बांध कर चलती बनी थी। रुपया पैसा तो खूह खाते में गया ही, घर के सामान से भी हाथ धोना पड़ा। चरना फिर बिन औरत के रंडवा का रंडवा ही। चरना को याद कर लखा सिंह कानों को हाथ लगाते हुए मस्खरी करती औरतों को उत्तर देता, मोल देकर लाई बीवी कल अगर भांडा टिंडा लेकर भाग गई फिर? न भाई ना, इससे तो कुंवारा ही ठीक हूँ। फिर कभी कभी लखा सिंह ये भी सोचता, जब उस अकेले की ही दाल रोटी मुश्किल से चल रही है, तब एक और प्राणी को घर में लाकर बिठाना कहाँ की अक्लमंदी है। इसी लखा सिंह तरखान का सितारा एकाएक क्यों चमक उठेगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, खुद लखा सिंह ने भी नहीं। घर बैठे बैठे पहले नौकरी मिली, फिर सुंदर सी बीवी। सचमुच ही उसकी लॉटरी लग गई थी। सन 65 के दिन थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग अभी ख़त्म ही हुई थी। एक रात उधर से गुजर रही एक सेठ की कार ऐन उसके गांव के सामने आकर ख़राब हो गई। आसपास न कोई शहर न कस्बा। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर कार ठीक ना हुई। इंजन की कोई छोटी सी गरारी टूट गई थी। सेठ और ड्राइवर ने लखा सिंह का दरवाज़ा जा थपथपाया और सारी बात बताई। पूछा, आसपास कोई मोटर मैकेनिक मिलेगा क्या? लखा सिंह उनका प्रश्न सुनकर हंस पड़ा। बादशाहों, यहाँ से 10 मील दूर है कस्बा, वहीं मिल सकता है कोई मैकेनिक, पर इतनी रात को वहाँ भी कौन अपनी दुकान खोले बैठा होगा। मेरी बात आप लोग मानो, रात यहीं गांव में गुजारो, तड़के कोई सवारी लेकर चले जाना कस्बे और मैकेनिक को संग ले आना। सेठ और ड्राइवर परेशान सा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वैसे हुआ क्या है गड्डी को? ये गरारी टूट गई। ड्राइवर ने हाथ में पकड़ी गरारी दिखाते हुए कहा। कुछ सोचते हुए लखा सिंह बोला, बादशाह तुसी बैठो, देखता हूँ क्या हो सकता है। लखा सिंह ने अपनी औजार पेटी खोली, औजार निकाले और लकड़ी की एक गांठ लेकर बैठ गया। लैंप की रोशनी में आधे घंटे की मेहनत मशक्क़त के बाद उसने हूबहू लकड़ी की गरारी तैयार कर दी और बोला, चलो जी इसे फिट करके देखते हैं। ड्राइवर और सेठ हैरान थे कि ये लकड़ी की गरारी क्या करेगी, लेकिन जब लखा सिंह ने सच्चे बादशाह को याद करते हुए गरारी को उसकी जगह पर फिट किया और गाड़ी स्टार्ट करने को कहा, तो न केवल गाड़ी स्टार्ट हुई बल्कि गियर में डालते चल भी पड़ी। लो भाई बादशाहों, ये मेरी गरारी आपको शहर तक तो पहुंचा ही दे शायद। सेठ और ड्राइवर बहुत खुश थे। सेठ ने लखा सिंह को रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से लखा सिंह ने इनकार कर दिया। बोला, बादशाहों, आपकी गाड़ी हमारे गांव के पास आकर ख़राब हुई, आप हमारे मेहमान हुए, मेहमानों से क्या कोई पैसे लेता है? आपकी हम जितनी सेवा कर सकते थे कर दी, रुपए देकर हमें शर्मिंदा न करो। और जब वाकई कार ने सेठ को उसके शहर तक पहुंचा दिया तो सेठ लखा सिंह से बहुत प्रभावित हुआ। उसका अपना लकड़ी का कारोबार था। देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में आरा मशीनें और फर्नीचर के कारखाने थे उसके। उसने अगले दिन ही अपना आदमी भेजकर लखा सिंह को अपने पास बुला लिया। सेठ ने पूछा, मेरे यहाँ नौकरी करोगे? 100 रुपया महीना और रहने को मकान। लखा सिंह को और क्या चाहिए था, उसने हाँ कर दी। शहर में सेठ का बड़ा गोदाम था, फिलहाल सेठ ने उसे वहीं रख लिया। इधर शहर में उसकी नौकरी लगी, उधर फगवाड़े वाली मौसी एक लड़की का रिश्ता लेकर आ गई। लखा सिंह की हाँ मिलते ही लड़की वाले अगले महीने ही शादी के लिए राजी हो गए। शादी में सेठ भी शरीक हुआ। लखे की बीवी लखे की उम्र से छोटी ही नहीं, बेहद खूबसूरत भी थी। गांव वाले कहते, लखिया वोटी तो तेरी इतनी सोहनी है कि हाथ लगाए मैली हो, रात को दीवा बालने की भी ज़रूरत नहीं तुझे। लखा सिंह की बीवी का नाम वैसे तो परमजीत था, पर गांव की स्त्रियों ने आते जाते उसे सोहनी कहकर बुलाना आरंभ कर दिया था। अब लखा भी उसे सोहनी कहकर ही बुलाने लगा। शादी के बाद जितने दिन वे गांव में रहे, या तो लखा सिंह की किस्मत के चर्चे थे या फिर उसकी बीवी की खूबसूरती के। लखा सिंह खुद अपनी किस्मत पर हैरान और मुग्ध था। छुट्टी बिताकर बीवी को संग लेकर जब वो काम पर लौटा तो सेठ बोला, लखा सिंह, गोदाम वाला मकान और नौकरी तेरे लिए ठीक नहीं। अब तू अकेला नहीं है, साथ में तेरी बीवी है। तू ऐसा कर, गढ़वाल में मेरा एक कारखाना है, वहाँ एक आदमी की ज़रूरत भी है, तू वहाँ चला जा, रहने को मकान का भी प्रबंध हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताना। प्रत्युत्तर में लखा सिंह कुछ नहीं बोला, दाढ़ी खुजलाता रहा।
मेरी राय में तू बीवी को लेकर वहाँ चला ही जा। तेरे जाने का प्रबंध भी मैं कर देता हूँ। पहाड़ों से घिरा खुला इलाका है, तुझे और तेरी बीवी को पसंद आएगा। सेठ की बात सुनकर लखा सिंह बोला, घरवाली से पूछ कर बताता हूँ। सेठ के पास उसका ड्राइवर भी बैठा था। लखा सिंह का उत्तर सुनकर बोला, पूछना क्या, तू जहाँ ले जाएगा वो चुपचाप चली जाएगी। तेरी बीवी है वो। लोग पहाड़ों पर हनीमून मनाने जाते हैं, समझ ले तू भी हनीमून मनाने जा रहा है। हनीमून का हनीमून और नौकरी की नौकरी, कहकर ड्राइवर हंस पड़ा। लखा सिंह सेठ की बात मान गया। पहाड़ों और जंगलों से घिरी कलाल घाटी, इसी घाटी की तराई में जंगल से सटा था सेठ का छोटा सा लकड़ी का कारखाना। कस्बे और आबादी से दूर, शांत वातावरण और समीप ही बहती थी मालन नदी। लकड़ी के लिए जंगल के ठेके उठते, पेड़ काटे जाते और दिन रात चलती आरा मशीनें रुकने का नाम न लेती। कटी हुई लकड़ी जब कारखाने के अंदर जाती तो फिर खूबसूरत वस्तुओं में तब्दील होकर ही बाहर निकलती। विभिन्न प्रकार की कुर्सियों, मेज़ों, सोफ़ों, पलंगों और अलमारियों के रूप में। ट्रकों पर लाद के सारा फर्नीचर शहर के गोदामों में पहुंचा दिया जाता। तैयार माल की देखरेख और उसे ट्रकों पर लदवा कर शहर के गोदामों में पहुंचाने का काम करता था प्रताप, चौड़ी और मजबूत कदकाठी वाला युवक। सेठ के कहे अनुसार इसी प्रताप से मिला लखा सिंह इस कलाल घाटी में सेठ के फर्नीचर कारखाने पर। प्रताप ने उसे मैनेजर से मिलवाया। मैनेजर ने प्रताप से कहा, प्रताप, सरदार जी को 5 नंबर वाले मकान पर ले जा, सरदार जी वहीं रहेंगे। फिर लखा सिंह की ओर मुखातिब होकर बोला, सरदार जी आज आप आराम करें, सफ़र में थक गए होंगे, कल से काम पर आ जाना। कारखाने से कोई 1 कोस दूर पहाड़ी पत्थर से बने थे 5-6 मकान, खुले खुले। प्रताप उन्हें जिस मकान में ले गया वो सबसे पीछे की ओर था। उसके पीछे से जंगल शुरू होता था, जंगल के पीछे पहाड़ थे। मकान खुला और हवादार था। पहले छोटा सा बरामदा, फिर एक बड़ा कमरा, उसके बाद रसोई और आखिर में पिछवाड़े की तरफ शौच गुसलखाना। आगे और पीछे की खुली जगह को 5-1 फीट ऊंची दीवार से घेरा हुआ था। लखा सिंह सचमुच पहाड़ की खुली वादी को देखकर खुश था। मकान देखकर और भी खुश हो गया। लेकिन लखा सिंह की घरवाली घबराई हुई थी। मैंने नहीं रहना यहाँ इस जंगल बियाबान में। देखो ना, कोई भी चोर लुटेरा आगे पीछे की दीवार कूद कर अंदर घुस सकता है। आप तो चले जाया करोगे काम पर, पीछे में अकेली जान? ना बाबा ना। सोहनी के डरे हुए चेहरे को देखकर लखा सिंह मुस्कुरा दिया। बोला, ओ सोहनियों, पंजाब की कुड़ी होकर डर रहे हो? प्रताप ने समझाने की कोशिश की। नहीं भाभी जी, आप घबराओ नहीं, चोरी डकैती का तो यहाँ कोई डर नहीं। बेशक खिड़की दरवाजे खुले छोड़कर चले जाओ। हाँ, कभी कभी सांप जरूर घर में घुस आता है। सांप? सोहनी इस तरह उछली जैसे सचमुच ही उसके पैरों तले सांप आ गया हो। लखा सिंह भी सांप की बात सुनकर सोच में पड़ गया और मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ भी सांप ने पीछा नहीं छोड़ा। सोहनी बहुत घबरा गई थी। लखा सिंह की ओर देखते हुए बोली, सुनो जी, वापस दिल्ली चलो। सेठ जी से कहो वो वहीं गोदाम पर ही काम दे दें, हमें नहीं रहना है सांपों के बीच। सांपों से तो मुझे बहुत डर लगता है जी। लखा सिंह ने प्रेम भरी झिड़की दी। ओए पागल ना बन, कुछ दिन रहकर तो देख, कोई सांप सूप नहीं डसता तुझे। फिर घबराई हुई बीबी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर आ ही गया तो देख लूँगा, बड़े सांप मारे हैं मैंने अपने पिंड में। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कोई तकलीफ़ हो तो बुला लेना। मैं सामने वाले 2 मकान छोड़कर तीसरे में रहता हूँ। जाते जाते प्रताप ने कहा, वैसे मैं सारा दिन घर पर ही रहता हूँ। सुबह थोड़ी देर के लिए कारखाने जाता हूँ और लौट आता हूँ, फिर शाम को 4-5 बजे जाता हूँ। बस दिन भर में यही 2-2.5 घंटे का काम होता है मेरा। सेठ के कारखाने में मैनेजर को मिलाकर कुल 7 लोग काम करते थे। रघुवीर, कांति और दिलावर फर्नीचर तैयार करते थे, जबकि बंसी और मुन्ना का काम वार्निश, रंग रोगन आदि का था। प्रताप का काम था तैयार माल की देखरेख करना और उसे शहर के गोदामों में भेजना। लखा सिंह को फर्नीचर तैयार करने के काम पर लगा दिया गया था। लखा सिंह सुबह काम पर चला जाता और शाम को लौटता। दिन भर सोहनी घर पर अकेली रहती, डरी डरी, सहमी सहमी सी। सिंह लौटता तो उसका डर से कुम्हलाया चेहरा देखकर परेशान हो उठता। अंधेरा होने के बाद तो सोहनी रसोई की तरफ जाने से भी डरती थी। शौच गुसल तो दूर की बात थी। लखा सिंह ने टॉर्च खरीद ली थी। बिजली न होने के कारण दिए की मध्यम रोशनी में सोहनी नीचे फर्श पर पैर रखते हुए भी भय खाती थी। हर समय उसे लगता मानो सांप उसके पैरों के आसपास ही रेंग रहा हो। रस्सी का टुकड़ा भी उसे सांप प्रतीत होता।
कुछ ही दिन में लखा सिंह ने महसूस किया कि सोहनी के चेहरे का सोहनापन धीमे धीमे पीलेपन में बदलता जा रहा है। लखा सिंह उसके भीतर के डर को निकालने की बहुत कोशिश करता, उसे समझाता, मगर सोहनी थी कि उसका डर जैसे उससे चिपट गया था, जोंक की तरह। वो हर बार दिल्ली लौट चलने की बात करती। इतवार को लखा सिंह की छुट्टी हुआ करती थी। उस दिन वो सोहनी को शहर ले जाता, उसे घुमाता, गढ़वाल के प्राकृतिक दृश्य दिखलाता, मालन नदी पर भी ले जाता। सोहनी घर से बाहर जब लखा सिंह के संग घूम रही होती, उसके चेहरे पर से डर का साया उतर जाता। वो खुश खुश नजर आती। घर में घुसते ही सोहनी का सोहना चेहरा कुम्हलाने लग पड़ता। सोहनी के इसी डर के कारण लखा सिंह अब दिन में भी एक चक्कर घर का लगाने लगा था। साथ काम करते कारीगर उससे चुस्की लेते तो मैनेजर भी उसमें शामिल हो जाता। एक दिन प्रताप भी मैनेजर के पास बैठा था जब लखा सिंह ने दोपहर को घर आने की इजाज़त मांगी। सरदार जी, माना आपकी नई नई शादी हुई है, पर उस बेचारी को थोड़ा तो आराम कर लेने दिया करो, मैनेजर मुस्कुराकर कहता। ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो तो बात कुछ और ही है। दरअसल, कहते कहते लखा सिंह रुक गया तो दिलावर बोल उठा। दरअसल क्या? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि बीबी की याद सताने लगती है? मुन्ना और कांति एक साथ हंस पड़े। नहीं जी, दरअसल बात यह है कि मेरी घरवाली को हर समय सांप का डर सताता रहता है। सांप का डर? रघुवीर ने हैरानी प्रकट की। बात यह है जी कि पहले दिन ही प्रताप ने कह दिया था कि घर में सांप घुस आते हैं कभी कभी। मेरी बीवी को सांपों से बड़ा डर लगता है। बेचारी दिन भर डरी डरी सी रहती है। क्यों प्रताप, ये क्या बात हुई? तूने लखा सिंह की बीवी को डरा दिया? मैनेजर ने पास बैठे प्रताप के चेहरे पर नजरें गड़ाकर हंसते हुए पूछा। मैंने झूठ कहाँ कहा? सांपों का घर में घुस आना तो यहाँ आम बात है, प्रताप ने सफाई दी। उसने लखा सिंह के आगे एक प्रस्ताव रखा। लखा सिंह जी, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं पास ही रहता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो दिन में मैं देखाया करूँगा भाभी को। लखा सिंह को प्रताप की बात जच गई। बोला, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। 1-1.5 माह बाद लखा सिंह ने महसूस किया कि सोहनी के चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं रहा है। अब शाम को अंधेरा हो जाने के बाद पिछवाड़े की ओर वो अकेली चली जाती थी। ये देख लखा सिंह ने राहत की सांस ली थी। एक दिन दोपहर में काम नहीं था। लखा सिंह का मन घर पर हो आने को हुआ। काफ़ी दिनों से वो दिन में घर पर गया भी नहीं था। मैनेजर से कहकर वो घर की ओर चल पड़ा। घर पर प्रताप सोहनी से बातें कर रहा था। सोहनी खुश नजर आ रही थी। सोहनी को खुश देखकर लखा सिंह भी खुश हो गया। लखा सिंह जी, अब आप चिंता ना करें, इनका डर अब खत्म होता जा रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि ये सांप से इतना डरती हैं तो मैं सांप वाली बात करता ही नहीं, प्रताप लखा सिंह को देखकर बोला। नहीं जी, डर तो मुझे अभी भी लगता है। सांप का क्या भरोसा जी, कब आ जाए। जब से दिन में 1-2 बार प्रताप भाई आकर पता कर जाते हैं, थोड़ा हिम्मत सी बंध गई है, सोहनी ने कहा। कुछ देर बाद प्रताप चला गया तो लखा सिंह ने देखा सोहनी के चेहरे पर रौनक थी। वो ऐसी ही रौनक उसके चेहरे पर हर समय देखना चाहता था। सोहनियों, मलाई दे डोनियों, आज तो बड़े ही सोहने लग रहे हो, कहकर लखा सिंह ने सोहनी को अपने आलिंगन में ले लिया। हटो जी, आपको तो हर वक्त मस्खरी सूझती रहती है, सोहनी लजाते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए बोली। पहले तो सोहनी दिन के उजाले में ही रात का खाना बना लिया करती थी ताकि रात को रसोई की तरफ न जाना पड़े। लखा सिंह से भी उजाले उजाले में घर लौट आने की जिद करती थी, लेकिन अब ऐसी बात न थी। शाम को अंधेरा होने पर जब लखा सिंह लौटता तो रसोई में अकेली खड़ी होकर खाना बना रही होती। दिन में धोकर पिछवाड़े की रस्सी पर डाले गए कपड़े रात को सोने से पहले खुद ही उतार लाती। जाड़े के सुहावने दिन शुरू हो गए थे। गुनगुनी धूप में बैठना अच्छा लगता था। ऐसी एक गुनगुनी धूप वाले दिन लखा सिंह दोपहर को काम पर से आ गया। सोहनी की खनखनाती हंसी घर के बाहर तक गूंज रही थी। बेहद प्यारी, मन को लुभा देने वाली हंसी, जैसे गुदगुदी करने पर बच्चे के मुख से निकलती है। वो हंसी लखा सिंह को बड़ी प्यारी लगी, लेकिन वो अकेली क्यों और किस बात पर हंस रही है, वो सोचने लगा। तभी पुरुष हंसी भी उसे सुनाई दी। घर पर प्रताप था। लखा सिंह को यूं अचानक आया देखकर दोनों की हंसी गायब हो गई। वो जी, आज मैंने सांप देखा गुसल खाने में, मैं तो जी डर के मारे कांपने ही लगी। सोहनी के स्वर में कंपन था कि तभी प्रताप भाई आ गए। इन्होंने उसे भगाया। भगाया? मारा क्यों नहीं? मैं तो मार ही देता, पर वो बचकर निकल गया, प्रताप के मुख से निकला। सोहनी फिर पुरानी रट पकड़ने लगी। जी मैंने नहीं रहना यहाँ, आज तो देख ही लिया सांप। कभी आप आओगे तो मरी पड़ी मिलूंगी मैं। पगली है तू,
एक सांप देखकर ही डर गई। उस दिन लखा सिंह दोबारा काम पर नहीं गया। प्रताप से मैनेजर को कहलवा दिया। रघुवीर के बेटा हुआ तो उसने सभी को लड्डू खिलाए। पिछले बरस ही उसकी शादी हुई थी। लो भाई, रघुवीर ने तो लड्डू खिला दिए, लखा सिंह जी तुम कब मुंह मीठा करवा रहे हो? मैनेजर ने आधा लड्डू मुंह में डाल आधा हाथ में पकड़कर लखा सिंह से प्रश्न किया। हम भी करवा देंगे जल्दी ही, अगर रब ने चाहा तो। लखा सिंह लकड़ी पर रंदा फेरते हुए मुस्कुराकर बोला। सिर्फ मुंह मीठा करवाने से बात नहीं बनेगी, पार्टी होगी पार्टी। बंसी अपने हाथ का काम रोककर कहने लगा। अरे इसके तो जब होगा तब देखी जाएगी, पहले रघुवीर से तो ले लो पार्टी, लड्डू से ही टरका रहा है। मुन्ना भी बोल उठा। हाँ हाँ क्यों नहीं, रघुवीर ने कहा, पर तुम सबको मेरे घर पर चलना होगा बच्चे के नामकरण वाले दिन। खूब अच्छी रौनक लगी नामकरण वाले दिन रघुवीर के घर। लखा सिंह सोहनी को लेकर प्रताप के संग पहुंचा था। उधर कांति भी अपनी पत्नी को लेकर आया था। मैनेजर, दिलावर, बंसी और मुन्ना पहले ही पहुंचे हुए थे। रघुवीर ने दारू का भी इंतज़ाम किया हुआ था। बंसी को छोड़कर सभी ने पी। लखा सिंह की सोहनी और कांति की बीवी घर की स्त्रियों के संग घर के कामकाज में हाथ बटाती रही थीं। खाने पीने के बाद शाम को घर की स्त्रियां आंगन में दरी बिछाकर ढोलक लेकर बैठ गईं। रघुवीर ने आंगन में एक और दो चारपाइयाँ बिछा दीं, जिन पर मैनेजर, दिलावर, मुन्ना, बंसी, लखा और प्रताप बैठ गए और स्त्रियों के गीतों का आनंद लेने लगे। तभी प्रताप अपनी जगह से उठा और एक स्त्री के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अब सभी स्त्रियां सोहनी को घेर कर बैठ गईं। वो नानुकुर करने लगी तो लखा सिंह बोल उठा। सोहनियों सुना भी दो अब। काफ़ी देर तक लजाती सकुचाती सोहनी ने आके ढोलक पकड़ ही लिए। इसके बाद तो सब चकित ही रह गए, खुद लखा सिंह भी। सोहनी जितनी अच्छी ढोलक बजाती थी उतना ही अच्छा गाती थी। उसने पंजाब के कई लोकगीत सुनाए, एक के बाद एक। आजा छड़ के नौकरी माहिया, कली दा मेरा दिल न लगे। पिपल दिया पित्ताए, के ही खड़खड़ लाई वे, पत्ता झड़े पुराने, रुत नवियां दी आई वे। पिपल दियां पिताएं, तेरियां ठंडियां छावां, झिड़कदियां ससां, चेते आउंदियां ने मावां। इधर कणका उधर कणका, विच कणका दे टोया, माही मेरा बुढ़ा जिया, देख के दिल मेरा रोया। ले लो दाल फुल्लियाँ, ले लो दाल छोले। इस गीत को सोहनी ने जिस अंदाज में गाया उससे सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैनेजर लखा सिंह की जांघ पर हाथ मारकर बहुत देर तक हंसता रहा। अब ढोलक कांति की घरवाली को देकर सोहनी उठकर खड़ी हो गई और चुन्नी को कमर में बांधकर गिद्धा डालने लग पड़ी। बारी बरसी खटण गियासी, खट के लियांदा ताला, तेरे जिहे लख छोकरे, मेरे नाम दी जपदे माला। सोहनी को नाचते देख लखा सिंह और प्रताप भी खड़े होकर नाचने लगे। महफिल में रंगत आ गई। गिद्धे विच नजदी दी गुत्त खुल जांदिया, डिगिया परांदा देख सप वर्गा, तेरा लारा वे शराबियाँ दी गप वर्गा। इस बार सोहनी ने लखा सिंह की ओर इशारा किया तो मैनेजर, प्रताप और मुन्ना की हंसी छूट गई। मितरा पड़ोस दिया, कंध टप के आ जा तू, माही मेरा कम ते गिया। लखा सिंह झूम उठा। बल्ले बल्ले वो सोहणियों, खुश कर देता तुसी ता। जब नाचते नाचते सोहनी हाफने लगी तो वो बैठ गई, लेकिन गाना उसने बंद नहीं किया था। अब ढोलक फिर उसके हाथ में थी। आ जोगिया फेरा पा जोगिया, साडा रोग बुरा हटा जोगिया, फेरा पा जोगिया। आ गियानी फेरा पा गियानी, सानू फनियर नाग लड़ा गियानी, जोगी आ गियानी। आ गियानी फेरा पा गियानी, सानू रोग जुदाइयाँ दा पा गियानी, जोगी आ गियानी। सोहनी का यह रूप तो लखा सिंह ने देखा ही नहीं था। वो इतना उन्मुक्त होकर नाच गा रही थी जैसे वो पंजाब में अपने गांव में नाच गा रही हो। नी सप लड़ियाँ मैनू सप लड़ियाँ, जद माही गया मेरा कम ते, घर विच आ वड़ियाँ सप लड़ियाँ, मैनू सुत्ती जान के अड़ियो, मंजे उत्ते आ चढ़ियाँ सप लड़ियाँ। देर रात गए जब प्रताप, लखा सिंह और सोहनी घर की ओर लौट रहे थे तो सोहनी बेहद खुश और उमंग से भरी लग रही थी। रास्ते पर प्रताप उसकी तारीफ़ें करता रहा और वो खिलखिलाकर हंसती रही। लगता था उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में उड़ रही थी। इधर लखा सिंह मन ही मन सोच रहा था, सांपों से डरने वाली सोहनी के गीतों में सांप कहाँ से आ गए। दिलावर की माँ बीमार थी और कांति को अपनी घरवाली को छोड़ने जाना था, इसलिए दोनों एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चले गए थे। काम पूरा करने और समय पर देने के लिए मैनेजर ने डबल शिफ्ट लगा दी थी। अब रात में भी काम होने लगा था।
शुरू में सोहिनी ने इसका विरोध किया, बोली, दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, रात में अकेले मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जब लखा सिंह ने मजबूरी बताई और कहा कि 2-4 दिन की ही बात है और 4 पैसे बढ़कर ही मिलेंगे तो वो मान गई। उस रात काम कोई अधिक नहीं था। रात 11 बजे तक सब निबट गया था। मैनेजर के कहने पर लखा सिंह घर की ओर चल दिया। ठंडी हवा चल रही थी और पूरी वादी अंधकार में डूबी हुई थी। रात के समय सोहिनी बाहर वाले दरवाजे में अंदर से ताला लगा लिया करती थी। लखा सिंह ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया अवश्य था, लेकिन वो हवा में ही लटक कर रह गया था। तेज सांसों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जैसे कोई सांप फुंकार रहा हो। वो घबरा उठा। तो क्या सांप? सोहनी सांप से डर के मारे कांप रही होगी। ऐसे में वो दरवाज़ा कैसे खोल सकती है? वो सोच में पड़ गया। तभी वो दीवार पर चढ़ गया। वो दबे पांव घर में घुसना चाहता था, पर दीवार से कूदते समय खटका हो ही गया। दिए की मध्यम प्रकाश कमरे में पसरा हुआ था। सोहनी बेहद घबराई हुई दिख रही थी। बिस्तर अस्त व्यस्त सा पड़ा था। क्या बात है सोहिनी, इतना घबराई हुई क्यों हो? क्या सांप? हाँ, सांप ही था, वहाँ बिस्तर पर। घबराई हुई सोहिनी के मुख से बमुश्किल शब्द निकल रहे थे। मैं उधर जाती, वो भी उधर आ जाता, कभी इधर कभी उधर। अभी आपके आने का खटका हुआ तो भाग गया। लखा सिंह ने हाथ में लाठी और टॉर्च लेते हुए पूछा, किधर किधर गया? उधर, उस तरफ। सोहिनी ने घबरा कर पिछवाड़े की ओर संकेत किया। लखा सिंह ने टॉर्च की रोशनी पिछवाड़े में फेंकी। सचमुच वहाँ सांप था, काला, लंबा और मोटा सांप, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ। ठहर! लखा सिंह के डोले फड़क उठे। उसने हाथ में पकड़ी लाठी घुमाकर दे मारी। एक पल को सांप तड़पा, फिर दीवार की दूसरी ओर गिर गया। जाएगा कहाँ बच के मेरे हाथों? लखा सिंह टॉर्च और लाठी लिए दीवार पर चढ़ने लगा। तभी सोहनी ने उसकी बाँह पकड़ ली। क्या करते हो जी? छुप गया होगा वो जंगल की झाड़ियों में। जख्मी सांप वैसे भी खतरनाक होता है। जाने क्या सोचकर लखा सिंह ने अपना इरादा बदल दिया। बच गया साला, नहीं तो आज यहीं ढेर कर देता। उस रात सोहिनी जब उससे लिपट कर सोने का यत्न कर रही थी, लखा सिंह उसके दिल की धड़कन साफ सुन रहा था। कितना डरा रखा था इस सांप ने, अब हिम्मत नहीं करेगा। क्या सोहिनी सचमुच ही सांप से डर रही थी? सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही। आकाश में बादल ही बादल थे। ठंड भी बढ़ गई थी। बारिश कुछ थमी तो लखा सिंह कारखाने पहुंचा। सेठ दिल्ली से आया हुआ था। सेठ के एक ओर उसका ड्राइवर खड़ा था और दूसरी ओर काला कंबल ओढ़े प्रताप। क्या बात है प्रताप? सेठ प्रताप से पूछ रहा था। कुछ नहीं सेठ जी, रात से तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? दवा ली? जाकर आराम कर। सेठ प्रताप से कह ही रहा था कि उसकी नज़र आते हुए लखा सिंह पर पड़ी। क्या हाल है लखा सिंह, कोई तकलीफ तो नहीं? सब ठीक है सेठ जी, कोई तकलीफ नहीं, पास आकर लखा सिंह ने कहा। कैसी है तेरी बीवी, उसका दिल लगा कि नहीं? ठीक है वो भी, पर क्या? कुछ नहीं सेठ जी, सांप ने उसे तंग कर रखा था। मेरे पीछे घर में घुस जाता था। कल रात मेरे हाथ पड़ गया। वो जोरदार लाठी मारी है कि अगर बच गया तो दोबारा घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर लखा सिंह ने कहा। उधर कंबल लपेटे खड़े प्रताप के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई और उसकी पीठ का दर्द अचानक तेज हो उठा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष नीरव जी की लिखी हुई कहानी सांप।